व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आ चुके हैं हम डे 6 ऑफ आवर 100 डेज कॉमर्स प्रो सीरीज और इस सीरीज के अंदर हम 100 डेज में सारा ही सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, अकाउंट्स का भी, बिजनेस स्टडीज का भी और इकोनॉमिक्स का भी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है डिमांड, और 2 क्लासेस में चैप्टर खत्म होगा। इस सीरीज के अंदर बेटा कोई भी चैप्टर हम लोग 2 क्लासेस से ज्यादा नहीं लेके जाएंगे, हर चैप्टर को मैक्सिमम 2 या 1 शॉट में ही कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक और चैप्टर है, बट वो हम डिमांड के बाद करेंगे क्योंकि डिमांड काफी बच्चों के सिलेबस में आ रहा होता है। कंज्यूमर भी आ रहा है बट पहले डिमांड कर लेते हैं, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम क्या है? डिमांड। अब देखो डिमांड होता क्या है। सबसे पहले ये समझो कि हम इस यूनिट में काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, जैसे डिमांड, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम ये जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे ये सब एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सर कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर एक ऐसा इंडिविजुअल है जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, जो मार्केट में जाता है, गुड्स को लेता है, सर्विसेज को बाय करता है। तो एक ऐसा इंडिविजुअल जो मार्केट में जाके गुड्स और सर्विसेज को खरीद रहा है, उसके बदले में पैसे दे रहा है ऑफ कोर्स, तो वो कंज्यूमर है। अब वो कंज्यूमर जब मार्केट में जाके ये बोलता है कि आई एम विलिंग एज वेल एज आई एम एबल, मैं विलिंग भी हूं, मैं कोई चीज लेना भी चाहता हूं और मेरी जेब में पैसा भी है, मेरी एबिलिटी भी है, तो दोनों चीजें चाहिए ना। मेरा मन कर रहा है भाई मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, देखना मर्सिडीज खरीदूंगा भाई, जेब में है 200 रुपए, कहां से मर्सिडीज खरीदूंगा? तो विलिंगनेस है, एबिलिटी नहीं है। मुझे चाहिए दोनों चीजें। अब मेरी जेब में है 2 करोड़, मर्सिडीज में कह रहा हूं मैं लेना ही नहीं चाहता यार, मुझे नहीं चाहिए मर्सिडीज। तो विलिंगनेस, एबिलिटी दोनों जब एक कंज्यूमर शो करता है तो हम बोलते हैं कि वो डिमांड कर रहा है। तो डिमांड क्या है? द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी। कॉमोडिटी हो गई मर्सिडी, क्वांटिटी हो गई 1, अब मैं 2 भी मांग सकता हूं, 3 भी मांग सकता हूं, उसमें क्या है यार, है ना। तो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी जो एक कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूं, विलिंग भी हूं मैं, एबल भी हूं, मैं इच्छा भी कर रहा हूं और मेरी क्षमता भी है, औकात भी है भाई, एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल। तो डिमांड क्या होगा? जो एक कंज्यूमर मार्केट में जाके विलिंगनेस भी शो कर रहा है, एबिलिटी भी शो कर रहा है और उसको चाहिए वो चीज, वो डिमांड है। ठीक हो गया। अब देखो डिमांड एक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकती है, इंटायर मार्केट के लिए भी हो सकती है। मतलब जब मैं बात करूं एक कंज्यूमर, अब मैं अकेला गया मर्सिडीज लेने के लिए तो वो इंडिविजुअल डिमांड कहलाएगी। अगर मैं सारे कंज्यूमर्स को जोड़ दूं कि पूरी बाजार में जितने लोग मर्सिडीज लेने के लिए आए हैं, तो वो बन जाएगी बेटा मार्केट डिमांड। तो बेसिक सा फर्क होता है, बाकी डेफिनेशन सेम होती है। इंडिविजुअल डिमांड में हम लोग सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं? अ कंज्यूमर, और मार्केट डिमांड में ऑल द कंज्यूमर्स। बस इतना सा फर्क होता है। एक कंज्यूमर की बात हो रही है तो इंडिविजुअल डिमांड, सभी कंज्यूमर्स जो लेना चाहते हैं तो मार्केट डिमांड, बाकी और कोई फर्क इसके अंदर नहीं है। ठीक है, चलो सर ये भी समझ में आ गया। अब आ रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग, जिन फैक्टर की वजह से डिमांड कम या ज्यादा होगी या चेंज होगी, है ना। तो एग्जाम में आता है, सावधान इंडिया सवाल है, लिख लो अपने पास सावधान इंडिया सवाल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को कम या ज्यादा करने में इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहला है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। भाई भारतीय हैं, इंडियंस हैं, सबसे पहले देखेंगे कितने की चीज है। अगर मर्सिडीज से सस्ती BMW पड़ रही होगी तो BMW की तरफ भाग जाएंगे। हम प्राइस पे बहुत रिलाय करते हैं। तो डिमांड को इंपैक्ट करने वाला जो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। तो क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड इज इट्स प्राइस। भैया रोकड़ा कितना लगेगा? जनरली प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कोई चीज अगर महंगी है तो कम लेंगे, सस्ती है तो ज्यादा लेंगे। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड एक दूसरे के रिवर्स चलेंगी। अब मैंने बताया था ना इनवर्स रिलेशनशिप आपको पीपीसी में भी, कि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप बेटा देखने को मिलती है। तो पहला फैक्टर प्राइस हो गया। दूसरा फैक्टर आ रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर रिलेटेड का क्या मतलब होता है? रिलेटेड का मतलब होता है बच्चों उससे मिलते जुलते गुड्स। रिलेटेड मीन्स
मिलते जुलते। सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सर सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो पेन है, एक ब्लैक है एक कंपनी का, एक ब्लू है दूसरी कंपनी का। तो अगर ये ब्लैक वाला पेन खराब हो जाए तो मैं ब्लू यूज़ कर लूँगा, ब्लू खराब हो जाए ब्लैक यूज़ कर लूँगा। एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो गए या नहीं हो गए? भाई मुझे अगर कहीं बाहर जाना है, मैं जीन्स पहन के जा रहा हूँ, मेरे पास जीन्स अवेलेबल नहीं है, कोई और ट्राउज़र पड़ा हुआ है तो मैं ट्राउज़र पहन लूँगा, ट्राउज़र नहीं है जीन्स पहन लूँगा, मैं तो दोनों में बढ़िया दिख रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट हो गए एक दूसरे के। तो सब्स्टिट्यूट कौन से होते हैं? द गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। मेरे घर पे मेहमान आए, चाय पिला दो, चाय नहीं है कॉफ़ी पिला दो, भाई एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो गए। तो अब ये कैसे इंपैक्ट करता है? तो देखो सपोज करो कि मेरा जो गुड है वो टी है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो प्राइस ऑफ कॉफी अगर ये कम हो जाए, तो मैं चाय की डिमांड को कम कर दूंगा, क्योंकि मैं तो भाग के कॉफी पे जाऊंगा। भाई कॉफी सस्ती है तो कॉफी पिलाऊंगा ना, सीधी सी बात है। वहीं अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाए, कॉफी महंगी हो जाए, क्या कॉफी वाले भी चाय पे आ जाएंगे? तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमें बेसिकली क्या दिखाना है? हमें हमारे गुड का डिमांड कंपेयर करना है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से। तो मेरा अगर सब्स्टिट्यूट को मैं देखूं, मेरा गुड टी है, मैं प्राइस कंपेयर करूंगा कॉफी का, कि अगर कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफी वाले भी चाय पे हो जाएंगे, चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर कॉफी का प्राइस कम हो रहा है तो चाय वाले भी कॉफी पे ही भाग जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड यानी कॉफी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो डिमांड मेरे गुड की भी बढ़ जाती है, क्योंकि कॉफी छोड़ के लोग चाय पे चले जाएंगे। और वहीं पे अगर कॉफी का प्राइस कम हो जाता है तो टी की डिमांड भी कम हो जाती है, क्योंकि लोग टी छोड़ के कॉफी पे आ जाएंगे। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड में एंड डिमांड ऑफ गिवन गुड में, ठीक है। अब ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट्स को लेके। सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। दूसरा कौन सा आता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल मेरा है कार और इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया पेट्रोल, कि एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। अगर गाड़ी है पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल है गाड़ी नहीं है, क्या करोगे भाई? दोनों साथ में चलेंगे, है ना। तो अब अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ जाए तो गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी। और प्राइस ऑफ पेट्रोल अगर कम हो जाए, सस्ता हो जाए, तो बहुत सारे लोग शायद पेट्रोल की वजह से ना ले रहे हो, अब लेने लगे। तो यहाँ पे देखो इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है, किसके अंदर? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड में और डिमांड ऑफ गिवन गुड में। तो डिमांड तो अपनी लेनी है हमेशा, प्राइस आपको रिलेटेड गुड का लेना है। अब वो रिलेटेड गुड सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, रिलेटेड गुड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकता है। समझ गए? बस सब्स्टिट्यूट गुड ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट गुड एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ चलते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्स। These are the goods which can be used in place of one another. These are the goods which are used together. ठीक है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ता है, सब्स्टिट्यूट महंगा होता है, तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर गिवन कॉमोडिटी, सही है। और यहाँ पे क्या है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, पेट्रोल महंगा होता है तो डिमांड गाड़ी की कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या चल रहा है? लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड फॉर गिवन कॉमोडिटी। परफेक्ट है, सही है जी। तो इस तरीके से आप लिख के चलोगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो सबसे पहले डिमांड किस चीज़ से इंपैक्ट करेगी? मेरा खुद का प्राइस, दूसरा मेरा रिलेटेड गुड्स का प्राइस, तीसरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम सिंपल है बेटा, अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं एक नॉर्मल गुड की डिमांड ज़्यादा करूँगा कि भैया मेरी इनकम बढ़ गई है, अब मैं ज़्यादा सामान खरीदूंगा। अगर मेरी इनकम कम हो रही है तो मैं सामान कम खरीदूंगा,
है ना। तो इनकम का और नॉर्मल गुड कौन से होते हैं, जो हम एक नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप कोई भी गुड ले सकते हो, जैसे कपड़े ले सकते हो, मेरे लिए नॉर्मल गुड है, तो मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं थोड़ी ज़्यादा ले लूँगा, इनकम कम होगी तो मैं थोड़े कम ले लूँगा। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो बहुत सस्ते वाले गुड्स होते हैं, जो काफ़ी चीप गुड्स होते हैं, जैसे मैचेस, फॉर एग्जाम्पल मैच बॉक्स। अब मेरी इनकम बढ़ेगी तो क्या मैं मैच बॉक्स खरीद के ले आऊँगा घर में, ऐसा नहीं। तो इनकम बढ़ती है तो भी उनकी डिमांड कम ही रहती है ना। तो इस तरीके की चीज़ें, इनको हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। तो अगर एक इन्फीरियर गुड है तो इनकम बढ़ती है तो हम उनको कम खरीदते हैं कि ये सस्ते वाला है, थोड़ा बढ़िया वाला लेंगे, ठीक हो गया ना। और नॉर्मल गुड में क्या होता है, इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी, इनकम घटी तो डिमांड भी घटी, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो 3 पॉइंटर्स हो गए, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम में आप 2 पॉइंटर्स लिख के आओगे। नॉर्मल गुड के लिए डायरेक्ट रिलेशन, इनकम बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ा, इनकम कम हुआ तो डिमांड भी कम हो गया। सस्ते वाले गुड्स के लिए इनकम बढ़ गई तो हम नहीं लेंगे, हम बोलेंगे अब मेरी इनकम ज्यादा है, बढ़िया वाला खरीदूंगा। तो इनकम बढ़ गई तो इन्फीरियर की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो 2 पॉइंटर्स इसमें बना देना। चौथा क्या आता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये सिंपल है, कोई भी चीज़ मेरे टेस्ट में आएगी, मुझे अच्छी लगेगी, तो महंगी भी होगी तो मैं लूँगा। अगर मेरे टेस्ट में है तो डिमांड ज़्यादा, मेरे टेस्ट से चली गई तो डिमांड कम। मुझे कोई चीज़ पहले बहुत अच्छी लगती थी, मेरा फैशन, कस्टम, हैबिट में है मेरी कोई चीज़, तो मैं ज़्यादा डिमांड करूँगा। जब वो मेरे टेस्ट से चली जाएगी तो डिमांड कम करूँगा। 5वां आता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेशन, मुझे उम्मीद है चेंज होगा प्राइस फ्यूचर में, कि अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, मुझे लग रहा है कि शर्ट का प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा, ये महंगी हो जाएगी, आज ही खरीद लूंगा क्योंकि फ्यूचर में तो बढ़ जाएगा, आज डिमांड बढ़ा दूंगा। अगर ऐसा लगा फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है, ये सस्ती होगी, तो भैया तभी लूंगा, आज नहीं लेता, आज डिमांड को कम कर दूंगा। तो फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है उसकी एक्सपेक्टेशन, अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में महंगा हो जाएगा तो आज डिमांड बढ़ा देंगे, फ्यूचर में सस्ता हो जाएगा तो आज डिमांड कम कर देंगे, ये हमें इसमें लिख के आना है। प्राइस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस हो गया। फिर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, वो क्या है सर, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हम तब बोलते हैं जब डिमांड चेंज होती है प्राइस की वजह से, बस इतना ध्यान रखना। चेंज इन डिमांड कब बोलते हैं, जब डिमांड चेंज होती है किसी भी अदर फैक्टर की वजह से। सर अदर फैक्टर मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये पढ़े ना अभी आपने सारे के सारे फैक्टर्स, इनको अदर फैक्टर बोलते हैं। प्राइस एक इंडिविजुअल फैक्टर है, बाकी सारे अदर फैक्टर्स हैं। तो अगर कभी भी डिमांड चेंज हो रही है प्राइस की वजह से, क्या बोलोगे, क्वांटिटी डिमांडेड। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से हो रही है, डिमांड, ठीक है। चलो भाई, अब मार्केट डिमांड के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं बच्चों। मार्केट डिमांड में ऑल दो सारे चल जाते हैं, जो आपने इंडिविजुअल में लिखे हैं वो भी चल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ मार्केट में चलते हैं, जैसे साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जिस देश में ज़्यादा, भारत देश पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, वहाँ पे डिमांड हमेशा ज़्यादा होगी। जिस देश की पॉपुलेशन कम, वहाँ पे डिमांड भी कम होगी। सीजन एंड वेदर, जब किसी चीज़ का सीजन आ जाता है, अब जैसे ये हाफ स्लीव्स की शर्ट्स हैं, इनका आजकल सीजन है तो इनकी डिमांड है। सर्दी में कौन ले रहा है भाई ने, कोई भी नहीं लेगा, तो डिमांड कम हो जाएगी। सर्दी में जैकेट्स बिकेंगी, आजकल कोई जैकेट नहीं खरीद रहा, तो सीजन से भी डिमांड पे फर्क पड़ता है। आप कैसा प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर वो सीजनल है, सपोज मैं एसी बेचता हूँ तो आजकल उनकी डिमांड बढ़िया होगी। अब मैं बेचता हूँ भैया हीटर, तो आजकल उनकी डिमांड नहीं है, तो सीजन से भी फर्क पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हमारे देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इनकम का, क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक लिमिटेड सा पॉपुलेशन रिच है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन पुअर है ना। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिच और पुअर के अंदर, तो यहाँ पे डिमांड काफी ज्यादा स्क्यूड होती है। स्क्यूड का मतलब ऊपर नीचे होती है। जिस देश में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे डिमांड हमेशा कांस्टेंट होती है, अच्छी होती है, हेल्दी डिमांड होती है, समझे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इनकम इन द कंट्री इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड देन मार्केट डिमांड विल बी मोर। अगर अनइवन है तो या तो लोग बहुत अमीर होंगे या बहुत गरीब होंगे, तो मार्केट डिमांड ऊपर नीचे होगी, ठीक है जी। इसके बाद आता है बच्चों डिमांड फंक्शन।
सर व्हाट इज दिस डिमांड फंक्शन? ये फंक्शन वर्ड बच्चों आप इकोनॉमिक्स में कई जगह पढ़ोगे, डिमांड फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन। तो जहां जहां पे आप फंक्शन पढ़ो, फंक्शन का मतलब है कि ये किसी भी दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस करेगा कि इसके साथ ये कैसे चेंज हो रहा है। तो डिमांड फंक्शन क्या दिखाता है? रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट, कि डिमांड चेंज हो रही है और कौन से फैक्टर की वजह से चेंज हो रही है। जैसे मैंने बोला प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से डिमांड में कितना चेंज है, इनकम की वजह से डिमांड में कितना चेंज है। तो इसको बोलूंगा डिमांड फंक्शन, कि डिमांड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वेरियस फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा सर डिमांड फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो देखो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड और उसको इंपैक्ट करने वाले सारे के सारे फैक्टर्स। जैसे हमने लिखा dx, dx का मतलब बेटा कोई कॉमोडिटी है ये x की डिमांड, फंक्शनल रिलेशनशिप, f का मतलब है फंक्शनल रिलेशनशिप जो चेंज हो रही है प्राइस ऑफ x से, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड से, इनकम से, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से। तो ऐसे लिख देते हैं डिमांड फॉर x, प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, बस ये डिमांड फंक्शन हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली नहीं पूछा जाता, बस पता होना चाहिए। ठीक है, चलो सर मार्केट डिमांड फंक्शन में क्या होगा? सारे फैक्टर्स लिख दो। मार्केट डिमांड में क्या होगा? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो ये सारे फैक्टर्स आ गए मार्केट में, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सब मार्केट में सारे आ जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका भी ले ले बेटा, शाबाश। सर डिमांड शेड्यूल के बारे में बता दो, व्हाट इज दिस डिमांड शेड्यूल? अब बेटा मैं आपको दो टॉपिक्स कराऊंगा, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व। ठीक है, हमें डिमांड को समझना है। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि कंज्यूमर की जो डिमांड है वो मेनली प्राइस से इंपैक्ट होती है। हाँ, अदर फैक्टर से भी होती है, लेकिन प्राइस इज द मेन फैक्टर। सही। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइस जब 10 रुपए है तो डिमांड फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स का है। ठीक है, प्राइस कम हो गया, 5 हो गया तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड 200 हो गया। प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया, 100 से 200 हो गया या नहीं हो गया, है ना? तो अब मैंने क्या ये एक कर्व बनाया है या ये एक टेबल बनाया है? टेबल बना दिया बच्चों। टेबल बनाया तो इसको बोल देंगे डिमांड शेड्यूल, बात खत्म। तो सर डिमांड शेड्यूल क्या है? टैब्यूलर प्रेजेंटेशन इन विच वी डिस्कस रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का बीच का रिलेशनशिप जब हम एक टैबुलर प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं उसको बेटा जी क्या बोल देंगे? डिमांड शेड्यूल। सर इसी का अगर कर्व बना दे तो कैसा बनेगा? देखो अब कर्व कैसे बनता है, बहुत कर्व बनाए हैं तुमने बचपन में, एक्स ओरिजिन, वाई, इधर हम प्राइस ले लेते हैं 5 और 10, क्वांटिटी ले लेते हैं 100 और 200। अब देखो अगर प्राइस 10 है तो डिमांड 100 है, प्राइस 10 है तो डिमांड 100 है। प्राइस जैसे ही कम हुआ 10 to 5 हुआ तो डिमांड 100 से 200, डिमांड बढ़ गई। तो हमारे पास ये आ गया, देखो हमारा डिमांड कर्व। तो ये डिमांड शेड्यूल है, ये डिमांड कर्व है। तो दोनों में ही आपको समझ में आ गया कि जब भी मैं टैबुलर प्रेजेंटेशन कर रहा हूं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का, उसको हम डिमांड शेड्यूल बोलेंगे। जब मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दूंगा, इसी का ग्राफ बना दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? डिमांड कर्व। अब यहाँ पे देखो मैंने बस एक ही कंज्यूमर की डिमांड की बात करी थी। इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता था? अ सिंगल कंज्यूमर। मार्केट डिमांड में क्या होता है? ऑल द कंज्यूमर्स। तो अगर मैं एक की जगह 2 कंज्यूमर्स ले लूँ, यहाँ पे प्राइस 10 है फिर 5 हुआ, एक्स जो डिमांड कर रहा था वो 100 से 200 कर रहा था, और y जो डिमांड कर रहा है वो 150 से 250 कर रहा है। ऐसे हो गया। आप देखो एक कंज्यूमर x है, एक कंज्यूमर y है, तो मार्केट डिमांड कितनी होगी? मार्केट डिमांड कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ दो, 150 प्लस 100 250, 250 प्लस 200 450। तो अगर मुझे अब दिखाना हो सर इसका कर्व, मुझे अब बनाना हो, तो देखो अब हम कब बनाएंगे? जब टेबल बनाया तो ये मार्केट डिमांड शेड्यूल हो गया। जब इसका कर्व बना दूंगा, प्राइस कितना लो? वही 510 ये मैंने प्राइस ले लिया। क्वांटिटी मुझे अब 450 तक जाना है,
चलो पहले हम x का कर्व बनाते हैं। प्राइस 10 है तो डिमांड 100 है। लो जी ये हो गया सर। प्राइस 5 हुआ तो डिमांड 200 हो गई। लो सर, ये किसका डिमांड कर्व बन गया? ये बन गया डिमांड कर्व फॉर x। ये तो हो गया x के लिए। अब सर y का बना देते हैं। 10 पे 150, 10 पे 150 बिल्कुल बीच में होगा यहाँ पे, तो एक तो ये हो गया। और 5 पे 250, 5 पे 250 यहाँ पे होगा। तो हमारे पास ये वाला जो कर्व बन गया, ये डिमांड फॉर y बन गया। बन गए। अब देखो ये इंडिविजुअल है x का y का। अब जब मैं मार्केट का बनाऊंगा बच्चों, तो मार्केट का क्या है? 10 पे 250, 10 पे 250, तो ये पॉइंट होगा। और 5 पे 450, ये पॉइंट होगा। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ये बनेगा मार्केट डिमांड। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिविजुअल डिमांड के जो कर्व्स हैं थोड़े से स्टीप है इस तरीके से, और मार्केट डिमांड का थोड़ा सा फ्लैट है। देखो मार्केट डिमांड का थोड़ा सा फ्लैट है, तो हमेशा ध्यान रखना मार्केट डिमांड कर्व इज ऑलवेज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड का कर्व। जो मार्केट डिमांड का कर्व होगा बच्चों, वो हमेशा फ्लैटर होगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व से। सर इसके पीछे कोई रीजन, कोई लॉजिक? यस। देखो यहाँ पे चेंज 100 से 200, कितने का चेंज है? 100 का। यहाँ पे चेंज 150 से 250, कितना चेंज है? 100 का। यहाँ पे चेंज देखो सीधा 200 का चेंज। तो जब भी प्रोपोर्शनेट चेंज ज्यादा होगा तो कर्व फ्लैट बनेगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड थोड़ा सा स्टीप होता है, मार्केट डिमांड थोड़ा फ्लैट होता है। जब भी आप टेबल बना रहे हो, टेबुलर प्रेजेंटेशन कर रहे हो इंडिविजुअल की या मार्केट की, वो है डिमांड शेड्यूल। जब आप उसी से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर्व बना देते हो तो आप क्या बना रहे हो? डिमांड कर्व। समझ गए? चलो सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं सर बुक्स में कैसे और क्या लिखा हुआ है। डिमांड शेड्यूल, tabular statement showing various quantities being demanded at various level of price during a given period of time। ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशन दिखाता है एक टेबल की फॉर्म में। तो ये बन गया डिमांड शेड्यूल। बढ़िया सर, समझ में आ गया। दो तरीके के होंगे इंडिविजुअल, जो एक कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में दिखाएगा, देखो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स, ठीक है। और जब हम बात करेंगे मार्केट की, तो हाउस होल्ड ए की हो गई, हाउस होल्ड बी की हो गई, दोनों को जोड़ दो तो फिर क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। सही है? अच्छा सर, फिर डिमांड कर्व क्या होगा? जो इसका हम ग्राफ बना देंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। जब भी मैं शेड्यूल को कर्व में कन्वर्ट कर दूंगा, डिमांड कर्व हो जाएगा। इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स शोइंग वेरियस क्वांटिटीज दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, चलो सर डिमांड कर्व भी दो तरीके के होंगे। इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल शेड्यूल का होगा वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और जो मार्केट का होगा वो मार्केट डिमांड कर्व। देखो कर्व आप यहाँ भी देख पा रहे हो, ये थोड़े से स्टीप है, ये थोड़ा सा फ्लैट बना है। मार्केट डिमांड कर्व हमेशा फ्लैट होगा। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, बच्चों को भी स्लोप बताना हो डिमांड कर्व का तो ध्यान रखना, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। 1 मार्क में आपसे पूछ सकता है डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, तो चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। लो सर, स्लोप हो गया, कितना चेंज आ रहा है वो आपको बताया हुआ है। इसके बाद आएगा लॉ ऑफ डिमांड, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब एक रीजन जो आपसे पूछ सकता है वो यही पूछ सकता है कि मार्केट डिमांड का फ्लैटर क्यों होता है, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो प्रोपोर्शनेट चेंज होता है मार्केट डिमांड में, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो गाइज ये था हमारे आज के टॉपिक्स। डिमांड पढ़ा, डिमांड के फैक्टर्स पढ़े जो उसको इफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, फिर डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल और मार्केट, फिर डिमांड कर्व इंडिविजुअल और मार्केट। आज इतना अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, जो भी बुक आपके स्कूल में लगवाई है उससे एक बार रीडिंग लगा लो और टॉपिक को लर्न भी कर लेना साथ साथ, ताकि जब हम अगली क्लास में कंप्लीट करें तो बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ हमारा खत्म हो जाए। राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सब कुछ बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं तो काफ़ी क्लैरिटी होगी, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को 100 डेज में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग।